ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 5। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली केमिकल इक्वेशन। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट जो पहले क्लास में हमने जो 4 लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि हमारा मोल क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि मोल निकालने के हमने अलग अलग तरीके देखे थे, अलग अलग फॉर्मूले। अगर हमको मान लो मोलर मास, अगर हमको गिवन मास है दिया हुआ है तो हम उसको मोलर मास में डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है एसटीपी पे, एसटीपी मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है तो हम उसको डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो हमारा क्या निकल जा रहा था, नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है या नंबर ऑफ हमको एटम या मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हम उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके यानी 6.022 into 10 की पावर 23 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने फराडे लॉ नहीं देखा था, बस जस्ट फराडे देखा था। तो हमने देखा था कि कैसे अगर हमको मोल गिवन है तो हम कैसे चार्ज निकालेंगे और हमारा फराडे क्या होता है। फिर उसके बाद हमने अगली क्लास में हमने ये देखा था कि हमारा केमिकल कंपोजिशन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हमको परसेंटेज दिया हुआ है या हमको उसका मोल दिया है, मोल रेशियो दिया है, मास रेशियो दिया है, तो हम कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, और उनके बीच का क्या रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमने डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है और उनको कैसे निकालेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 5, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे और फिर उसमें हम देखेंगे कि अगर हमको केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो हम कैसे उसको मोल से रिलेट करेंगे और उसका मोल कैसे निकालेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो देखो, केमिकल इक्वेशन अगर हमको गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे कि अगर हमको मान लो रिएक्टेंट दिया है तो हम किस तरीके से बताएंगे कि कितना ग्राम हमारा प्रोडक्ट बनेगा या कितना मोल हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्रोडक्ट हमारा गैसियस में है और एसटीपी कंडीशन पे दे रखा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। सिमिलरली अगर हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं और हमको पूछा कि कितना वेट ऑफ हमारा रिएक्टेंट चाहिए होगा तो हम लोग बताएंगे। ठीक है, बाय यूजिंग द मोल एनालिसिस। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है आई होप सबको पता होगा। ठीक है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट होती हैं, कोई भी अगर केमिकल स्पीशीज जो रिएक्ट होती हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और रिएक्ट होकर प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको हम उसका प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे हम लिमिटिंग रिएजेंट और फिर परसेंटेज यील्ड ये सब धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। अगर मान लो उसमें लेक्चर में तुमको पहली बार में समझ ना आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर और दोबारा से क्वेश्चन एक बार पूरा लेक्चर दोबारा सुनना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल है और ये एप्लीकेशन ऑफ मोल है जो तुमने 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुमको अलग मिलेगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे कि इसको हम जो मोल हम केमिकल रिएक्शंस में जो एनालिसिस करते हैं, यानी हमें जो रिएक्टेंट गिवन हो, ठीक है, और हमको पूछे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट दिया हो हमको पूछे कि कितना हमारा रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है, तो उसको हम जो एनालिसिस करते हैं उसमें हम कहते हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री का मतलब ही होता है वेट। ठीक है, तो वेट हम एनालाइज करके हम बताते हैं कितना मोल होगा या कितने पार्टिकल्स होंगे या कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो बना होगा या यूज हुआ होगा तो वो कितना रहा होगा एसटीपी पे। ठीक है, और दूसरे कंडीशन पे भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन सा एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे मास एनालिसिस कि अगर हमको मास गिवन है तो दूसरे का मास हम कैसे बताएंगे। अगर हमको रिएक्टेंट का मास गिवन है तो प्रोडक्ट का मास कैसे बताएंगे, और अगर हमको प्रोडक्ट का मास गिवन है तो हम रिएक्टेंट का मास कैसे बताएंगे।
उसके बाद मास वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। मास अगर हमको गिवन है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और वॉल्यूम अगर हमको गिवन है तो मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मोल मोल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम मोल मोल को कोरिलेट करेंगे कि अगर हमको रिएक्टेंट का मोल गिवन है तो प्रोडक्ट का मोल कैसे बताएंगे, और प्रोडक्ट का मोल गिवन है तो हम रिएक्टेंट का मोल कैसे बताएंगे। फिर वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। तो जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो हम लोग लेक्चर के लास्ट में, यानी ये जो चैप्टर है उसके लास्ट में देखेंगे, जिसको हम ऑडियोमेट्री भी कहते हैं। तो ऑडियोमेट्री हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि गैसेस स्टेट में भी आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो मैं मॉड्यूल दूंगा तुम लोगों को, उसमें भी तुम्हारा जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो चैप्टर के लास्ट में होगा। ठीक है, यानी ये लास्ट लेक्चर हमारा जब होगा इस चैप्टर का, उसमें हम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। लेकिन बाकी जो हमारे 3 एनालिसिस हैं हम लोग उसको, ठीक है, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम शुरू करते हैं मास एनालिसिस। तो देखो मास एनालिसिस कैसे करेंगे, हम केमिकल इक्वेशन से ही शुरू करते हैं। तो अगर मान लो हमारे पे पोटेशियम क्लोरेट दिया हुआ है, ठीक है, एक हमारे पे कंपाउंड है, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, हम इसको हीट कर रहे हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा KCl में और O2 में। ठीक है, तो सबसे पहले कोई सा भी ग्रेविमेट्री एनालिसिस हमको करना है, तो ना द फर्स्ट जो स्टेप है उसका है वो बैलेंस करना है इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको इक्वेशन को बैलेंस करनी है। ठीक है, बिना इक्वेशन को बैलेंस किए हुए तुम आगे बढ़ोगे ही नहीं, चाहे तुम कैसे भी इसको एनालिसिस करो। देखो हम भले ही यहाँ पे मास एनालिसिस या मास वॉल्यूम एनालिसिस या मोल मोल एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखो मैं बताऊंगा सारे तरीके से, लेकिन तुमको बाद में मैं इसको सारा कोरिलेट कर दूंगा मोल से। ठीक है, क्योंकि मोल अगर हमको गिवन है तो हम मोल से मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मोल से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और मोल है तो मोल से मोल एनालिसिस करना ज़्यादा इजी होगा। लेकिन मैं तीनों तरीका बताऊंगा। तो मास एनालिसिस में अगर एक छोटा सा एग्जांपल यही हम डिस्कस करते हैं, तो देखिए हमारे पे पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हीट कर रहे हैं तो क्या दे रहा है KClNO2। तो सबसे पहले इसको हम बैलेंस कर लिए। ठीक है, तो बैलेंस कर लिया तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसको स्टाइशियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, जो बैलेंसिंग जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइशियोमेट्री। ठीक है, जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कि हम जब भी बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, तुमको पता होगा क्यों करते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस हम करते हैं क्योंकि हमारा एटॉमिक कंजर्वेशन को लगा के, ठीक है, जो डाल्टन ने बोला था ना, एटम हमारे कंजर्व होते हैं, यानी एटम को ना ही बनाया जा सकता, ना ही हमको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हमको केमिकल इक्वेशन दी होती है पहले उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, ताकि एटम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ हमारे क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम हमारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर हम पोटेशियम क्लोरेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पे क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पोटेशियम क्लोरेट को, फिर KCl को 2 से और ऑक्सीजन को हमने 3 से। तो यहाँ पे सारे एटम हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ बैलेंस हो गए। हमारा पोटेशियम क्लोरेट का जो मास है वो कितना होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 122.5, यानी 122.5, और KCl का होता है 74.5। तो अगर मान लो हमको ये दिया हुआ है 122.5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी अगर इतना ग्राम हमको KClO3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा कितना ग्राम KCl प्रोड्यूस होगा और कितना ग्राम O2 प्रोड्यूस होगा, तो हम उसके स्टाइशियोमेट्री देखो, इसका एक KClO3 का कितना मास हुआ 122.5, क्योंकि इसका स्टाइशियोमेट्री 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर मेरे को इतना मास दिया होगा तो KCl भी कितना होगा भाई, अगर ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बाकी को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो KCl को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका स्टाइशियोमेट्री 3 है तो 3 इंटू इसका जो भी मोलिकुलर मास होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट सबका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मास एनालिसिस। अगर हमको एक का मास दिया है तो हमको बाकी दूसरे का मास पूछे तो हम वहां से हम यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल हम मेथड यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड, जो तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में। ठीक है, कि अगर मान लो हमारे पे 122.5 ग्राम हमारा KClO3 74.5 ग्राम KCl दे रहा है, तो 1 ग्राम कितना देगा, ठीक है, 74.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को
यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये तो है हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली तुमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हमारा धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंज करता है, जिससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से और समझते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको दिया है कि व्हाट इज, ठीक है, व्हाट वेट ऑफ NaNO3 हीटेड टू ऑब्टेन 64 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, बोल रहा है कि अगर हमारे पे सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, तो वो कितना वेट, यानी उसका कितना वेट हम हीट करेंगे ताकि हमारा 64 ग्राम O2 हमको मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि किसका डिकम्पोजिशन होके क्या बनता है। जब तक हमको यही नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा कितना NaNO3 चाहिए, कितना O2 बनेगा, जब तो केमिकल इक्वेशन ही नहीं पता होगी। तो ये सारी डिस्कस करेंगे हम लोग जब हम केमिकल बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड जब हम पढ़ते हैं तो आयनिक बॉन्ड में सबका जितने भी नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोरेट, ये सबके हीटिंग इफेक्ट बताऊंगा कि टेम्परेचर से इन पे क्या फर्क पड़ता है। और हो सकता है कि इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूं ताकि तुम लोग को जो न्यूमेरिकल, जो पीपीपी दूंगा न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन जब तक केमिकल बॉन्डिंग हम लोग नहीं पढ़ लेते तब तक ये सारी रिएक्शन हमको इतनी क्लियर नहीं हो। तो यहाँ पे हमको NaNO3 का वेट पूछ रहा है और हमको दिया कितना है 64 ग्राम। तो सबसे पहले इसकी केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमें जब NaNO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यानी NaNO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ये देता है सोडियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इक्वेशन को हम पहले बैलेंस करें। ठीक है, बिना बैलेंस किए हुए हमारा इक्वेशन नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बैलेंस कर दिया। तो मैंने तुम्हारे हेल्प के लिए, ताकि तुमको ईज हो, तो मैंने इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस कर दी। ठीक है, तो सारे एटम मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इसके बाद अब अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन, अगर हमारा 2 मॉलिक्यूल्स NaNO3 है तो कितना मॉलिक्यूल्स O2 प्रोड्यूस करेगा, 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी हम वेट पे नहीं आते हैं, पहले हम स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से देखते हैं, जो इसका स्टोइचियोमेट्री यानी कोएफिशिएंट जो होता है। तो हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग द केमिकल इक्वेशन कि 2 मॉलिक्यूल्स जो मेरा NaNO3 है यानी सोडियम नाइट्रेट है, वो मेरा कितना प्रोड्यूस करेगा, O2, 1 मॉलिक्यूल्स O2 प्रोड्यूस करेगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मान लो मेरे पे 170 ग्राम NaNO3 है, ठीक है, तो वो मेरा कितना प्रोड्यूस करेगा, 32 ग्राम O2। 170 ग्राम NaNO3 मतलब ये क्या है, NaNO3 का जो मास आया है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना निकल गया, 100, तुम्हारा यहाँ पे 170 ग्राम। ठीक है, तो अगर हमको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यानी हमारे पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा 170 ग्राम NaNO3 कितना प्रोड्यूस करेगा, वो 32 ग्राम। ठीक है, तो इसको मैं रिवर्स भी बोल सकता हूँ कि अगर मान लो मेरे पे 32 ग्राम O2 है तो कितना उसके लिए NaNO3 चाहिए, 170 ग्राम। ठीक है, पहले NaNO3 का मास कैलकुलेट कर लो, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो मैं ये करके बता देता हूँ। देखो सोडियम का मास कितना होता है, 23। ठीक है, 23 सोडियम का हो गया 23, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो 23 और 14 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23, 23 10 कितना हो गया 33, 33 और 4 कितने हो गए 37, और ऑक्सीजन का 16, 16 यहाँ 48। ठीक है, तो 37 प्लस 48 करोगे तो 8 8 15। ठीक है, और उसके बाद 4 3 तुम्हारा कितना हो गया, 8 7 यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 7 और 4 कितने, ओ सॉरी 4 और 3 कितने हो गए 7, और एक इधर आ गया 8, यानी 85 हो गया। तो ये एक का 85 होगा तो 2 का कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 170। तो यानी 170 ग्राम मेरा NaNO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 32 ग्राम O2। ठीक है, तो मैं इसको रिवर्स करके भी ये भी बोल सकता हूँ कि 32 ग्राम मेरा जो O2 है वो कितने ग्राम मेरा NaNO3, मतलब 32 ग्राम O2 के लिए मेरा कितने NaNO3 चाहिए, 170 ग्राम। ओके, लेकिन हमको कितना प्रोड्यूस दे रखा है O2, 64 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि 64 ग्राम जो मेरा O2 है, ठीक है, वो कितने ग्राम NaNO3 से प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, यानी अगर ये 32 था तो 170 चाहिए,
64 होगा तो कितना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा के, यानी इसको इजीली कर सकते हो। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 340 ग्राम ऑफ NaMO3। ठीक है, तो इसको देखो सिंपली कैसे कर सकते हैं। तो मैंने तो ये सिंपली बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो कर दिया, तुम लोग इससे इस तरीके से कर सकते हो कि देखो 32 ग्राम के लिए 170 चाहिए, तो एक के लिए कितना चाहिए, 170 डिवाइड बाई 32, और 64 के लिए फिर कितना चाहिए, मल्टीप्लाई 64 कर दो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 170 मल्टीप्लाई बाय तो कितना हो गया, 340। इसमें यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो और देखो कि क्वेश्चन तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि अगर मान लो मेरा क्या है कि अगर मेरे को 15.3 ग्राम Ag2CO3 दिया हुआ है, अगर मैं उसको हीट करता हूँ तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द सॉलिड रेजिड्यू रिमेन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम इवॉल्व एट STP। ठीक है, बोल रहा है कि Ag2CO3 जो मेरे को 15.3 ग्राम दिया है, अगर मैं उसको हीट करता हूँ तो बताओ कि कितना मेरा सॉलिड रेजिड्यू बचेगा और कितना वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा गैसेस इवॉल्व होगा। ठीक है, एट STP। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इक्वेशन देखते हैं कि अगर Ag2CO3 को हीट करेंगे तो बनेगा क्या। ठीक है, ये सारी इक्वेशन तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि ये इक्वेशन हमारी बनती कैसे है। तो अगर Ag2CO3 को हम यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2Ag2CO3, इसको अगर हम हीट करें, ठीक है, तो मेरा क्या देगा, 4Ag + 2CO2 + O2। बैलेंस कर दिया सारा इक्वेशन मैंने। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पे एटम मेरे बराबर है। यहाँ पे देखो 4 सिल्वर, यहाँ 4 सिल्वर, यहाँ कार्बन 2, यहाँ कार्बन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 में 6, और यहाँ पे भी 4 2 6। ठीक है, अब इक्वेशन को पहले बैलेंस किया, जो कि मैंने तुम्हारे लिए इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब पूछ रहा है सॉलिड रेजिड्यू, तो सॉलिड रेजिड्यू क्या होगा और वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगी। तो देखो जो सिल्वर है, सिल्वर क्या है, सॉलिड रेजिड्यू है, क्योंकि अगर मान लो मैं Ag2CO3 को हीट करता हूँ तो मेरा सिल्वर क्या होगा, नीचे डिकम्पोज हो जाएगा, यानी मतलब अगर उसको हीट करेंगे तो वो तो नीचे बैठ जाएगा। जब डिकम्पोज होगा सिल्वर और CO2 और O2, तो सिल्वर तो मेरा बैठ जाएगा, क्योंकि वो तो गैसेस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो नीचे आ गया, तो वो क्या हो गया, रेजिड्यू, यानी बचा हुआ। रेजिड्यू का क्या मतलब हो गया, बचा हुआ। तो मेरा सिल्वर जो है वो क्या हो गया, वो बचा हुआ हो गया। अब मेरा इवॉल्व क्या हो गया, जो गैस होगी वो क्या होगी, CO2 और O2। तो अब मेरे को क्या बताना है, मास ऑफ सिल्वर कितना मेरा बचा और कितना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना निकला। ठीक है, तो बैलेंस तो कर लिया। अब आते हैं पहले रेजिड्यू के बारे में। तो सॉलिड रेजिड्यू में रिमेन जो होगा वो क्या होगा, सिल्वर होगा, और सिल्वर का जो मास होता है वो होता है 108। ठीक है, और मेरा गैसेस क्या होंगे, CO2 और O2। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर मेरे पे 2 मोल Ag2CO3 है तो कितने मोल मेरा सिल्वर प्रोड्यूस कर रहा है, 4 मोल ऑफ सिल्वर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पे 1 मोल Ag2CO3 रहा होगा तो मेरा कितना मोल सिल्वर प्रोड्यूस किया करता, 2 मोल। सिमिलरली हमारे पे कितना दिया है, 15.3 ग्राम, तो इसका हम अगर मोल निकाल दें तो कितना मोल आएगा, 0.055 मोल ऑफ Ag2CO3 मेरा कितना प्रोड्यूस करेगा सिल्वर, 2 × 0.055 मोल। ठीक है, ओके। तो यानी अगर मेरे पे 1 मोल Ag2CO3 है तो कितना प्रोड्यूस करता मोल, 2 मोल। ठीक है, अगर मेरे पे 0.055 मोल अगर Ag2CO3 और ये 0.055 मोल कहाँ से आया, यहाँ से आया, 15.3 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ Ag2CO3। ठीक है, ये कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 × 0.055 मोल ऑफ सिल्वर। यानी वेट ऑफ सिल्वर या सॉलिड रेजिड्यू मेरा कितना आ जाएगा। अब यहाँ से मेरा मोल आ गया 0.11 और सिल्वर का मास क्या होता है 108, यानी कितना ग्राम मेरा रेजिड्यू जो बचेगा 11.9 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्व किया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, यानी मेरा सॉलिड रेजिड्यू का वेट निकल गया कि कितना सॉलिड रेजिड्यू मेरा बचा 11.9 ग्राम। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको टोटल मोल ऑफ निकल जाए, पता लग जाए CO2 और O2 का, और याद रखना मोल जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे मैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टीज को हम जोड़ सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज को नहीं जोड़ सकते। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी को हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो वॉल्यूम है, ठीक है, या मोल है, इनको हम जोड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे हम अगर इसका मोल और इसका मोल निकाल दें मोल मोल एनालिसिस करके, फिर इनको जोड़ दें तो टोटल मोल आ जाएगा। तो इसको निकाल लें अगर हम, तो CO2 का मोल कितना आ जाएगा, तो इसका मोल 2 है, यानी ये 2 मोल हमारा Ag2CO3, ठीक है, यानी सिल्वर कार्बोनेट मेरा कितना मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल, ठीक है। तो इसका मतलब 0.055 मोल कितना प्रोड्यूस करता है, 0.055, ठीक है। सिमिलरली O2 हाफ करता है, तो इसका मतलब है मोल मोल एनालिसिस करेंगे तो CO2 का मोल कितना आ जाएगा, 0.055 मोल, और O2 का कितना आ जाएगा, 0.0275, यानी टोटल मोल मेरे कितने आ गए, 0.0825, ठीक है। यानी मेरे टोटल मोल कितने आ गए, 0.0825। अब मेरे पे मोल आ गए, तो STP पे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो तुमको पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम STP पे। तो अगर मेरे को मोल दिया, अगर मैं उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैसेज। वॉल्यूम ऑफ द गैसेज कितनी आ जाएगी, 1.848 लीटर, ठीक है। ओके, तो आई होप ये कर चुके होगे तुम लोग क्वेश्चन। अब आते हैं अगले पे कॉन्सेप्ट पे, मास वॉल्यूम एनालिसिस। ऑल्दो मैंने थोड़ा बहुत मास वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में बता दिया, यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे समझें तो यहीं पे वही सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पे पोटेशियम क्लोरेट है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या देगा, KCl एंड O2। तो KCl तो मेरा क्या होगा, सॉलिड होगा, और O2 क्या होगा, गैसेस में। अगर मान लो हमारे पे 122.5 ग्राम इंटू 2, ठीक है, इतना अगर हमारे पे पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, तो ये कितना हमारे पे देगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ O2 एट STP 3 इंटू 22.4, ठीक है। तो सिंपल है, इसका स्टाइसोमेट्री हम देख सकते हैं। अगर ये मेरे पे 2 मॉलिक्यूल्स है, ये 3 मॉलिक्यूल्स देगा। अगर ये मेरे पे 2 मोल है तो ये कितना देगा, 3 मोल। अगर 3 मोल मेरे पे STP है तो उस पर वॉल्यूम एट STP निकालना है, ठीक है। तो 3 इंटू 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये सिंपल सा मास एनालिसिस है। तो तुमको अगर मास दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मास को इजीली पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और मोल में कन्वर्ट करके मोल मोल एनालिसिस करो, और जैसे ही तुम मोल मोल एनालिसिस करोगे, ठीक है, वैसे ही तुम्हारा वॉल्यूम भी निकल जाएगा, क्योंकि मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है STP पे, तो 22.4 से मल्टीप्लाई करो। याद रखना STP और NTP पे ही होगा, ठीक है। बाकी कंडीशन पे हम PV=nRT करके एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हम लोग गैसेस में पढ़ेंगे, ठीक है, अगर कंडीशन चेंज हो जाती है तब, ठीक है। लेकिन फॉर टाइम बिंग तुम लोग को अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें कंडीशन तुम लोग की चेंज हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग वीडियो पॉज करो और कोशिश कर सकते हो, ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आई होप तुम लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे एक सैंपल दे रखा है, बोला है सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट वेट 2.21 ग्राम, ठीक है। यानी हमको कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर दिया है, जिसका वेट कितना दे रखा है, 2.21 ग्राम, ठीक है। और उसको जब हम लोग इग्नाइट कर रहे हैं, यानी हीट कर रहे हैं, तो ये हीट करते के बाद इसका जो वेट है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, और कितना हो रहा है, 1.152 ग्राम, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। और पूछ रहा है कि बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर। तो तुमको ये लग रहा होगा कि यार ये क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर। तो तुमको मैंने STP पे कंडीशन बताई थी कि STP की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जो मेरा टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है, और प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक। तो 0 डिग्री सेल्सियस भी क्या है, वो तो तुम्हारा 273 है, और 1 एटमॉस्फेरिक को हम सेंटीमीटर में क्या बोलते हैं, 76। ये सब गैसेस में तुम लोग डिटेल में डिस्कस करोगे। तो यानी इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो वॉल्यूम एट STP पूछ रहा है, तो अगर मोल निकाल दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको मिक्सचर दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें कि हम लेट कर देते हैं कि जो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो मेरा क्या है, x है, ठीक है, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, दोनों का मिक्सचर दिया हुआ, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट के मास को x मान लेते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट को y मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, x + y = 2.21 ग्राम, ठीक है। तो यानी हमारे पे इक्वेशन 1 आ गई, यानी हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या मान लिया, x मान लिया,
और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना मान लिया हमने, y मान लिया। ठीक है, उसके बाद हम पहले फिर इसके बाद इक्वेशन लिख लें। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन हमारी बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब क्या करें, अब हम मोल मोल एनालिसिस करते हैं। तो हम मोल मोल जब एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधे मास ही से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मास हमको, अब यहाँ जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, वो बोला हम इग्नाइट कर रहे हैं, हमको कांस्टेंट वेट मिल रहा है। तो कांस्टेंट वेट का क्या मतलब है, हम मास एनालिसिस की बात क्यों कर रहे हैं, किस इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम इसको हीट करेंगे तो CO2 क्या है, मेरा गैस है, जो कि हवा बन के हमारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जो कांस्टेंट वेट बचेगा वो किसका बचेगा, इन दोनों रेजिड्यू का, यानी मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमको दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में 1.152 ग्राम, वो किसका मिक्सचर दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, क्योंकि CO2 मेरा गैस है तो वो बन के क्या होगा, हवा बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालूं तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है मेरा 100 ग्राम 1 मोल का। तो अगर मेरे पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता तो मेरा कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता, 56। ठीक है, ओके, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट मेरा 100 ग्राम होता तो ये कितना देता, 56 ग्राम। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा, ठीक है, 56 डिवाइड बाई 100, और x ग्राम कितना देगा, x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वेशन तुम्हारी कैल्शियम वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। सिमिलरली वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को कोई भी कर सकते हो। अगर मेरे पे 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो मेरे पे 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो एक कितना देता है, 40/84। तो y ग्राम मेरा कितना देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने y माना है ना, तो मैग्नीशियम यानी इसका मतलब है कि y ग्राम मेरे पे अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो कितना देगा, 40 डिवाइड बाई 84 मल्टीप्लाई बाई। तो यानी मेरे पे यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, 56x डिवाइड बाई 100 प्लस 40 y डिवाइड बाई 84 इज इक्वल टू 1.152। ठीक है, जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वेशन को, ये तुम लोग का काम है कि इसको इक्वेट करके सॉल्व करो। तो मेरा x यानी जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है वो मेरा कितना निकल गया, 1.19 ग्राम, और y मेरा कितना आ गया, 1.02। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर फर्दर क्या करें, जब हमको इसका आ गया, ठीक है, जब इन दोनों का हमारे पे मोल आ गया तो हम CO2 का मोल निकाल सकते हैं। तो CO2 का मोल हम जब निकाल लेंगे तो जो भी मोल आया होगा CO2 का, ठीक है, उसको अगर मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम मेरा आ जाएगा 53.9.8 ml। ठीक है, ml है, लीटर नहीं है, तो जो भी लीटर आएगा उसको ml में कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ से मेरा CO2 का वॉल्यूम भी आ गया ml में। ठीक है, तो ये तुमको क्लियर हुआ, ठीक है, कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। गुड। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग मोल मोल एनालिसिस करने का, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे करें। तो देखो मोल मोल एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे सिंपल है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन है, भले मैंने मास एनालिसिस बताया, मास वॉल्यूम एनालिसिस बताया, लेकिन तुम्हें जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हमेशा मोल मोल एनालिसिस से ही करना, क्योंकि जब भी तुम मोल मोल एनालिसिस से क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा और तुमको ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर तुम देखो हमारे पे दे रखा है इसको स्टोइचियोमेट्री, तो जब भी हम मोल मोल एनालिसिस करेंगे तो सिंपल है, जो भी जिससे भी एनालिसिस करना, मान लो हमको KClO3 को यानी पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड से हमको कंपेयर करना है, तो हमें मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड जो दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, यानी जो भी उसका स्टोइचियोमेट्री डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जिससे एनालिसिस कर रहे हैं उसका मोल डिवाइड बाई उसका जो भी स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो इन दोनों का स्टोइचियोमेट्री बराबर है, तो जो मेरा मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड होगा वही मोल ऑफ क्या होगा, KCl भी होगा। याद रखना, मोल मेरे बराबर हो सकते हैं, वेट बराबर हो ना हो वो अलग बात है। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर हमको इन दोनों में कंपेयर करना है, अगर मान लो मेरे पे मोल ऑफ KCl दिया और पूछे मोल ऑफ O2 बताओ, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ KCl डिवाइड बाई 2, मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई 3। तो यानी मोल ऑफ अगर O2 पूछेगा तो 3 इधर चला जाएगा, जो भी मोल ऑफ KCl अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3/2 यानी 1.5 से, तो मेरा मोल ऑफ O2 आ जाएगा। ठीक, ओके। तो ये सिंपल है। तो ये एक ट्रिक है कि अगर तुमको किसी का भी मोल मोल एनालिसिस करना है तो उसका जो भी मोल दिया है, ठीक, जो भी उसका मोल नहीं, जो भी उसका स्टोइचियोमेट्री दिया है उसको हम डिवाइड कर दें। ठीक है,
और जिससे भी एनालिसिस करना है तो हमारा इजीली वो क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला कैलकुलेट द वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.4 ग्राम ऑफ ग्रीन रेजिड्यू, और क्रोमियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो दे रखा है 52। ठीक है, तो बोला अगर मेरे पे अमोनियम डाइक्रोमेट है उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मेरा ग्रीन रेजिड्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो वो उसका वेट हमको दे रखा है 3.4 ग्राम और पूछ रहा अमोनियम डाइक्रोमेट का हमको वेट। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। तो देखो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करेंगे, ये इक्वेशन सब पढ़ोगे तुम लोग, 12th में है ये इक्वेशन। यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो मेरा क्या दे रहा है N2, ठीक है, प्लस Cr2O3 प्लस 4H2। ये जो ग्रीन रेजिड्यू है ये क्या है, ग्रीन रेजिड्यू जो है मेरा वो है तुम्हारा क्रोमियम ऑक्साइड, यानी Cr2O3 है वो हमारे ग्रीन रेजिड्यू बोल रहा है, तो वो हमको गिवन है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, हमको Cr2O3 का वेट दे रखा और हमको किसका पूछा है, ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट का। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्री के हिसाब से बैलेंस कर दें, बैलेंस तो इक्वेशन मैंने दे ही रखी है, यानी जो मोल मेरा Cr2O3 का होगा वही मेरा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम कह रहा हूँ, अमोनियम डाइक्रोमेट का होगा। ठीक है, ओके। तो हम क्या करें, पहले मोल ऑफ ग्रीन रेजिड्यू यानी मोल ऑफ Cr2O3 निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो ग्रीन रेजिड्यू का मोल अगर हमको निकालना है तो हमारे पे क्या है 3.4 ग्राम दिया है, और मोलर मास जो तुम्हारा Cr2O3 का होगा वो 152 होगा। तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.022। तो हम मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक मोल मेरा Cr2O3 जो है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, एक मोल ही अमोनियम डाइक्रोमेट से, यानी अगर मैं 0.02 मोल 22 मोल हमको Cr2O3 दिया हुआ है तो अमोनियम डाइक्रोमेट का भी मोल उतना ही होगा। ठीक है, फिर हमको वेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, मोल है तो मास कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का जो भी मास है यानी 252 है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका आ गया 5.544। ठीक है, तुम लोग एक काम कर सकते हो कि जब भी तुम लोग को क्वेश्चन इस तरीके का मिलता है, ठीक है, तो तुम लोग पहले इसको सॉल्व करो वीडियो पॉज करके और कमेंट बॉक्स में इसमें तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे फिर चेक करो कि क्या तुम लोगों ने जो आंसर किया है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो। एनटीपी पे मैं बस हिंट दे देता हूँ कि इसका वॉल्यूम भी, एनटीपी पे भी वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, 1 मोल गैस का वो तुम्हारा 22.4 लीटर होगा। ठीक है, इतना मान के चलो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आ रहा है, और जिनका आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप सबने ट्राई किया होगा, आंसर कई लोगों का आ गया होगा। ठीक है, ओके, और तुम लोग का मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा, तो मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखते हैं। ठीक है, तो जरूर उस पर लिखना कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरे को पता लगेगा कि तुम लोग कुछ साथ साथ कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि बेटा देखो, अगर पढ़ोगे नहीं, अगर साथ साथ करोगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और मैं तुम लोग को डीपीपी भी देता हूँ तो डीपीपी तुम लोग लगाते नहीं। ठीक है, 1-2 को छोड़ के लगाते नहीं हो, सबमिट नहीं करते हो, तो जब करोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, तुम लोगों को चीज़ें बनेंगी नहीं। ठीक है, तो ओके, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन जो हमको दे रखा है वो दिया है, पोटेशियम क्लोरेट है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ये KCl और O2 दे रखा है, और हमको दिया हुआ है कि 6.125 ग्राम हमारा पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है एनटीपी। तो क्या करेंगे, बैलेंस तो है इक्वेशन, अगर मोल मोल एनालिसिस करें तो अगर मेरे पे 2 मोल मेरा पोटेशियम क्लोरेट है तो 2 मोल मेरा KCl देगा, 3 मोल मेरा O2 देगा, यानी 2 इंटू 122.5 ग्राम मेरा पोटेशियम क्लोरेट कितना वॉल्यूम देगा। ठीक है, एनटीपी पे 3 इंटू 22.4, तो यानी 245 ग्राम मेरा, ठीक है, कितना देगा 3 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन। तो हम लोग एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 22.4 मेरा 245 ग्राम KCl और 3 मेरा 3 इंटू 22.4 लीटर दे रहा है। तो एक कितना देगा, 3/3 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 245, मेरा 6.125 कितना देगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक
है, तो जो आएगा कितना आ रहा है 1.6 से, तो इतना मेरा लीटर एनटीपी पे O2 प्रोड्यूस होगा। तुमको यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करके इसको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों ने बना लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमको क्या करना है, यहाँ पे मास वॉल्यूम एनालिसिस करना है, तो तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसको मोल मोल एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। KClO3 का मोल निकाल के, ठीक है, ये भी तो मोल निकाल दिया, मोल निकालने के बाद फिर इसको क्या करो, O2 का मोल निकाल दो, मोल मोल एनालिसिस करके, फिर जब O2 का मोल आ गया तो उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ एनटीपी आ जाएगा। तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम लोग का आंसर आया होगा 1.68। तो ये तो था, अभी तक तुम लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे, तो ये सब क्या था, सिंगल रिएक्टेंट थी, ठीक है, यानी एक ही रिएक्टेंट था। तो यहाँ पे हम लोग एक ही रिएक्टेंट को हीट कर रहे थे, या तो डिकम्पोज हो रहा था और फिर अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा था, जिससे हम क्वेश्चन को कर रहे थे। अब जो हमारे पे आएगा वो, अगर हमारे पे मोर देन वन रिएक्टेंट, तो देखो मोर देन वन रिएक्टेंट में हम दो करते हैं। एक तो हम मान के चलते हैं कि जो भी दो हमारे रिएक्टेंट दिए होंगे उनके मोल जो रेशियो है, यानी जितना मोल चाहिए होगा दोनों को कंज्यूम होने के लिए, वो बराबर दिया होगा, ठीक है। तो अभी तो हम यही मान के चलेंगे, जब मैं लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा दूंगा तो उसके बाद तुमको लिमिटिंग रिएजेंट भी देखना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कॉन्सेप्ट तुमको अभी सोचना नहीं है, अभी सिंपली तुम लोग वही करो, ठीक है, कि यहाँ पे बस सिंपली तुमको देखना है कि हमारा जो मोल दिया उसी के रिस्पेक्ट टू उतना मोल चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी ने पढ़ा होगा लिमिटिंग रिएजेंट तो यहाँ पे घुसाड़ने की कोशिश मत करना अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। यानी ज़्यादा मत बनना, जब मैं बाद में बताऊंगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटिंग रिएजेंट में डिस्कस करूंगा, तभी तुम लोग करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोलना है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड मेरा है H2C2O4। तो बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विच रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली 31.6 ग्राम KMnO, ठीक है। तो यानी मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पूछ रहा है जो कि रिएक्ट होने के लिए कितना हमारा KMnO4 मांग रहा है, 31.6 ग्राम KMnO4, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे तुम देखो एक रिएक्टेंट हमको दिया है और दूसरा रिएक्टेंट पूछ रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमको रिएक्टेंट दिया था, प्रोडक्ट निकाल रहे थे, प्रोडक्ट दिया है तो रिएक्टेंट। यहाँ पे भी हम रिएक्टेंट दिया हुआ तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हमको ये नहीं और दिया होता तो हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते, जो कि हम बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अगले ही लेक्चर में। तो अभी यहाँ पे कोई तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, असमंजस नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपली हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको पहले इनको बैलेंस कर देते, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस इनको कर रखा है, तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस करते हैं। तो मोल मोल एनालिसिस करें अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मोल ऑफ KMnO4 दिया है डिवाइड बाय क्या करें 2 कर दें। क्यों, क्योंकि जो भी मोल है, जब भी मोल मोल एनालिसिस करेंगे तो जो भी मोल है उसका जो भी स्टोइचियोमेट्री दिया है वो डिवाइड में कर देंगे। तो मोल ऑफ KMnO4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, स्टोइचियोमेट्री इसका 2 रहता है, इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइड बाई 1, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ KMnO4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मोल अगर हम निकालें तो इसका मोल निकाल सकते हैं। इसका वेट कितना दिया है 31.6 डिवाइड बाई 158। याद रखना कि मोलर मास जो है वो सिर्फ KMnO4 का लेना है, स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से नहीं ले लेना। स्टोइचियोमेट्री तो हम डिवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। जो भी मोल लोगे वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का लेना है तुम लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टोइचियोमेट्री दिया है KMnO4 तो 158 को 2 से पहले से मल्टीप्लाई करके रखे हो, तो फिर 2 से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमको सिंपल तरीका यूज करना है कि जो भी मोल ऑफ KMnO4 हमको दिया है डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल निकालेंगे तो जो भी वेट ऑफ KMnO4 दिया है उसको डिवाइड बाई 158 करेंगे, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम 2 स्टोइचियोमेट्री दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पहले से हम 2 यहाँ कर ही रहे हैं तो 2 बार क्यों करोगे। तो मेरे पे मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आ गया, तो इसको मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना आया 0.1। अब वेट पूछ रहा है तो तुमको पता ही है कि अगर हमको मोल आ गया तो वेट कैसे निकालेंगे, हाँ, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो आई होप ये क्वेश्चन भी तुमको समझ में आया होगा। तो मेरा वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना आ गया 9 ग्राम, ठीक है। तो अगर मेरे पे मोर देन 1 रिएक्टेंट दिया है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे किसी को दिक्कत है? चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी इक्वेशन है, इसका आंसर है मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस क्वेश्चन को लगाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं, अगर कमेंट सेक्शन में तुम लोग को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। लेकिन ऑल्दो मैंने इसका आंसर तुम लोग को दिया हुआ है। और आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 56 होता है, ठीक है, तुम्हारे हेल्प के लिए। यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी दे दी है। ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए है और इसका आंसर जो है वो आंसर तुम लोग का आ रहा है, जो एक्स है वो 20.25 और वाई जो है 79.95, ठीक है। तो यानी एक्स और वाई, एफ को एक्स मान लो और वाई को तुम Fe3 O को मान लो। ये क्वेश्चन तुम लोग को लिए घर पे करने के लिए है, इसको ट्राई करना। अगर आंसर अगर आएगा तुम लोग का, ये घर पे क्या अभी भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। और नहीं तो तुम चाह रहे हो कि वीडियो में सुन लूँ बाद में करूँ तो वो भी कर सकते हो। जिनका आएगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 ग्राम हमारा वेट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हिंट दे सकता हूँ कि अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये मेरा 1 पॉइंट, इन दोनों का सम जो है 1.05 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्प के लिए तुम इसको एक्स और वाई मानोगे तो 1 ग्राम ही ले लेना, ठीक है। तो और इन दोनों के वेट का सम कितना होगा, 1.05 ग्राम। तुम लोग का तो आंसर मैंने ऐसे ही बता दिया। यानी Fe और Fe3O का सम जो है, यानी एक्स प्लस वाई अगर 1 ग्राम होगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1.05। अगर ये 100 ग्राम होगा तो ये कितना होगा, 105 ग्राम, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम से करोगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर 1 से करोगे तो पॉइंट डेसिमल में आएगा, यानी 0.2 आ जाएगा या 0.79 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हिंट दे दिया। अब आई होप तुम लोगों में क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लेना और बताना कमेंट सेक्शन में इनका आएगा। चलिए अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन में हमारा क्या है, हमको एक सीक्वेंस दिया होगा, ठीक है। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में हमको क्या करना है, हमको सीक्वेंस दिया होगा और उस सीक्वेंस से हमको बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो सीक्वेंस में हमको दिया है कि ये एक स्टेप में रिएक्शन अगर हमारी कंप्लीट नहीं होती तो वहाँ पे हमारा सीक्वेंशियल रिएक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये 3 स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। यानी अगर हमको प्रोडक्ट H बनाना है, ठीक है, तो डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं बन रहा है हमारा, कितने स्टेप में बन रहा है, 3 स्टेप में। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि 2A + 3B मिलकर मेरा 5C बना रहे हैं। फिर यहाँ पे C और D मिलके मेरा F बना रहे हैं, फिर F और G मिलके H बना रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम मोल ऑफ H, यानी कितना मेरा H का मोल प्रोड्यूस होगा अगर मेरे को 5 मोल A दे रखा है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितना मोल ऑफ H मेरा प्रोड्यूस होगा अगर मेरे को 5 मोल क्या दे रखा है, A दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हम मोल एनालिसिस करते हैं। तो मोल एनालिसिस किसमें करेंगे, सी और ए में, बी का तो कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे याद रखना कोई लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस नहीं किया तो लगाना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी में हम क्या लगाएंगे, मोल एनालिसिस। यानी हम बोल सकते हैं कि मोल ऑफ ए और इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ सी डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, मोल ऑफ सी। तो मोल ऑफ सी मेरा क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सी इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा और इसका मोल तो ए का 5 दे रखा है, तो 5 इंटू 5 कितना होगा, 25 डिवाइड बाई 2। यानी मेरा मोल ऑफ सी कितना आ गया, 25/2, ठीक है। तो मोल ऑफ सी आ गया। तो जो मोल ऑफ सी आ गया वो तो पूरी रिएक्शन में वही रहेगा, मोल तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मोल को तुम खत्म कैसे कर दोगे, ऐसा तो नहीं ना स्टोइचियोमेट्री चेंज किया तो मोल मेरा चेंज हो जाएगा, वो नहीं चेंज होगा। जो मोल आ गया वही मोल रहेगा, ठीक है। मोल हमारा ऐसे चेंज नहीं होगा, जो मोल हमारा आ चुका है वही मोल हमारा रहेगा। यहाँ पे मोल मेरा कितना आएगा सी का 25/2, तो वही रहेगा, ठीक है। अब उसके बेसिस पे हमको एफ का मोल निकालना। फिर एफ और सी के हम मोल एनालिसिस कर लें। हम बोल सकते हैं मोल ऑफ एफ डिवाइड बाई 9, क्योंकि उसका स्टोइचियोमेट्री 9 दे रखा है, इज इक्वल टू मोल ऑफ सी डिवाइड बाई 4, ठीक है। हमको मोल ऑफ एफ चाहिए तो यहाँ पे 9 ऊपर जाएगा,
तो मेरा आ जाएगा ये 22.5 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो मोल ऑफ एफ कितना आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब हमको एच चाहिए। एच फिर किसके साथ मोल एनालिसिस करोगे, एफ के साथ। ठीक है, तो इसको करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा मोल ऑफ एच डिवाइड बाई 8, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक 8 दिया है, इज इक्वल टू मोल ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई 3 होगा। ठीक है, डिवाइड बाई 3 तुम लोग कर लेंगे। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मोल ऑफ एच कितना आ जाएगा 75। यहाँ पे डिवाइड बाई 3 होगा, मोल ऑफ एफ डिवाइड बाई 3, यानी मोल ऑफ एच कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो समझ में आया तुम लोग को। ओके, तो इसको कहते हैं हम सीक्वेंशियल रिएक्शन। ओके, तो एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ पॉलीथीन व्हेन 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड हमको दिया हुआ है। ठीक है, और हमको बोल रहा है कि बताओ कि वेट ऑफ पॉलीथीन, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन को लोग यूज करते हैं ना, पॉलीथीन का बैग। ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये है C2H4N। तो ये बोल रहा है कि वेट ऑफ पॉलीथीन बताओ अगर कैल्शियम कार्बाइड का जो वेट है, ठीक है, वो हमको 1 kg दे रखा है। तो वीडियो पॉज करके तुम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना अगर इनका आएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। तो देखते हैं कि किन किन का आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, सीक्वेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मोल एनालिसिस लगा लें। तो कैल्शियम कार्बाइड हमको दिया है और इसको किसके साथ एनालाइज करेंगे, C2H2 के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्री तो सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि मोल ऑफ C2H2 इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। ये मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 64, क्योंकि मोल ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड कितना दिया है 1000। ठीक है, और कैल्शियम कार्बाइड का वेट कितना होता है 64। ठीक है, तो यानी इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, कैसे आएगा, देखो ये 40 हो गया और ये कार्बन का 12 होता है, 12 दूनी कितना हो गया 24। ठीक है, 40 और 24 कितना हो गया 64। हाँ, ठीक है, यानी मोल ऑफ C2H2 कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 64। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं, अब अगले स्टेप में हम एनालिसिस करें तो मोल ऑफ C2H4 यानी इथीन और इथाइन का मोल है, इन दोनों का बराबर है। तो इथाइन का मोल तो मेरा आ गया 1000 बाई 64, यानी यही मेरा मोल ऑफ क्या हो जाएगा, इथीन भी होगा। ठीक है, तो मोल ऑफ इथीन आ गया मेरा कितना 1000 बाई 64। अब हमको पॉलीथीन का चाहिए, पॉलीथीन के लिए भी एनालिसिस कर दें। तो मोल ऑफ पॉलीथीन इज इक्वल टू, यानी C2H4 एन जो है ये पॉलीथीन है, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल ऑफ C2H4, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है n है, तो डिवाइड बाय n करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो मेरा जो मोल होगा, ठीक है, तो अब आ गया, तो ये मोल हमारा कितना आ जाएगा, इसका मोल ऑफ हमको C2H4 तो दे ही रखा है कितना 1000 बटा 64 और इंटू n। अब हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ पॉलीथीन चाहिए, तो ये तो मोल आ गया 1000 अपॉन 64 n क्या हो गया मोल आ गया। अब हमको वेट चाहिए, तो वेट करने के लिए हमको क्या करें, मोलिकुलर वेट ऑफ C2H4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कार्बन का वेट कितना आ जाएगा 12 12 12 कितना हो गया 24, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 4 24 4 28, और n है तो n से मल्टीप्लाई n 28 इंटू n, n से n कट गया। इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4437.5 ग्राम। तो वेट ऑफ पॉलीथीन मेरा आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों ने लगा लिया होगा। ठीक है, ओके, इसका वेट कितना आएगा पॉलीथीन का 437.5। ठीक है, सबका आ गया, ओके गुड। इसके बाद अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, इसको भी वीडियो पॉज करो, ये भी सीक्वेंशियल टाइप का इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी, वीडियो रोक के देखो, जिसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ओके गुड, तो आई होप सबने ट्राई किया होगा, कई लोगों का आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किन किन का करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे दिया है कि व्हाट द मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय द रिएक्शन विद द HCl व्हिच इज इनफ टू प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो हमको अमोनिया का दे रखा है और हमको, ठीक है, अमोनिया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जिंक पूछ रहा है, तो उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो अब करते हैं, यहाँ पे हमको इक्वेशन दे रखा है Zn प्लस 2HCl, हमारा ZnCl2 प्लस H2 देगा, फिर H2 और N2 हमको मिलके क्या दे रहे हैं अमोनिया दे रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी ये क्लियर हुई। यहाँ पे हमने क्या रहेगा 2 मोल अमोनिया रिक्वायर्ड।
3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड कितना, 3 मोल ऑफ Zn, ठीक है। यानी हम यहाँ पे इक्वेशन को इक्वेट करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पे 2 मोल अमोनिया है तो कितना मोल मेरा H2 चाहिए होगा, 3। और अगर मान लो मेरे पे 3 मोल H2 है तो इसका स्टाइसो मेरे H2 का और जिंक का बराबर है, तो जो मोल H2 का होगा वही मोल जिंक का होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पे यहाँ पे 2 मोल अमोनिया 3 मोल, तो हम बोल सकते हैं कि 2 मोल अमोनिया मेरा कितना मोल जिंक चाहिए, 3, ठीक है, ओके। यानी हम हमारे पे अगर मेरे पे 2 मोल अमोनिया तो कितना वेट ऑफ जिंक होगा, 3 × 65, ठीक है। और अगर हमारे पे 4 होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको एनालिसिस करेंगे तो 3/65 × 2 कर दो या 4/2 कर दो एनालाइज करके, कितना हो जाएगा 360 ग्राम ऑफ जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस कर दो, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट एक बार कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पे 2 मोल अमोनिया है तो 3 मोल जिंक H2 चाहिए, तो जितना मोल H2 है उतना मोल जिंक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पे 2 मोल अमोनिया है तो 3 मोल H2 चाहिए, अगर 3 मोल H2 है तो 3 मोल जिंक होगा। 2 मोल अमोनिया मेरा कितना प्रोड्यूस करेगा जिंक, 3 मोल जिंक, यानी इतना वेट, तो 4 मोल कितना करेगा, ठीक है, 3 × 64 / 2, यानी 1 मोल इतना करेगा, 4 कितना का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना करेगा 390 ग्राम ऑफ जिंक, ठीक है। आई होप सबका क्वेश्चन बन गया होगा, 390 ग्राम आया होगा, ठीक है, ओके गुड। तो यहाँ पे हम लोग का सीक्वेंशियल इक्वेशन खत्म होता है। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं POAC, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, यहाँ पे हम एटम को कंजर्व करते हैं, यानी डाल्टन का जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं, यानी एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब भी हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, तो ये वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमको इक्वेशन को बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत होती है। ऑल्दो हम लोग वहाँ पे भी यूज करते हैं जहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो, लेकिन जब बैलेंस होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इक्वेशन बाय बैलेंस है तो वहीं से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो जनरली हम POAC जो है वो यूज करते हैं जब हमको इक्वेशन बैलेंस ना मिले, ठीक है। तो POAC में हम क्या यूज करेंगे, वही एटम हमारा कंजर्व होता है, ठीक है, यानी एटम जो रिएक्टेंट की तरफ है उतने ही एटम मेरे प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। एटम मेरे चेंज एटम हमारे चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। एटम जो होंगे वो कंजर्व ही रहता है, या 10 एटम अगर मेरा दिया इनिशियली तो 10 ही रहेंगे। तो हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करके यूज करेंगे। तो देखते हैं पहले कि POAC यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैंने एक ऐसे हाइपोथेटिकल एक इक्वेशन दिया है कि H2S रिएक्ट विद HNO3 गिव NO सल्फर एंड H2O, ठीक है। तो हमारे पे एक इक्वेशन हाइपोथेटिकली दिया है, H2S जब HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NO सल्फर और H2O दे रखा है। तो अगर तुम इसको बैलेंस करना चाहो तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इतना टाइम तो हम लोग को पेपर में रहता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे POAC का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो POAC का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो हम लोग अलग अलग एटम पे POAC लगाते हैं, तो मैं एक एक करके सभी पे बताता हूँ कि कैसे POAC लगेगा। तो सबसे पहले POAC लगाते हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है। POAC लगाते हैं किस पे, हाइड्रोजन एटम। तो जब भी हम POAC लगाते हैं तो हमारे पे जो एटम रिएक्टेंट की तरफ होंगे इज इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो हाइड्रोजन, अब देखते हैं रिएक्टेंट की तरफ कहाँ कहाँ पे है। H2S यानी H2S में है और कहाँ पे है, HNO3 में, ठीक है। तो क्या होगा जब भी हम हाइड्रोजन पे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे H2S पे कितने हमारे पे हाइड्रोजन है, 2, तो 2 × मोल ऑफ H2S, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, जब भी हम बात करेंगे हाइड्रोजन पे तो यहाँ पे कितने हैं, जो भी उसके एटम, जो भी उस मॉलिक्यूल में जितने भी उसके एटम होंगे वो मल्टीप्लाई बाय उसका जो भी मोल होगा। तो यहाँ पे मोल कितना दिया हुआ है H2S का, ठीक है, जो भी दिया हुआ वो तो अभी गिवन नहीं है, तो हमारे लेकिन एटम है तो कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ H2S प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ HNO3, तो 1 को तो कोई मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल टू, अब H2O यहाँ पे और कहीं तो है नहीं ना, हाइड्रोजन कहाँ है, सिर्फ H2O में, यानी 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सल्फर पे POAC लगाएं, तो सल्फर में अगर हम POAC लगाते हैं तो सल्फर हमारा कितना है, यहाँ पे सल्फर हमको 1 दे रखा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 × मोल ऑफ H2S
और यहाँ पे सल्फर इधर है, तो यानी 1 यानी सल्फर का नंबर 1 है, मोल ऑफ सल्फर। सिमिलरली ऑक्सीजन पे लगाएं तो ऑक्सीजन तो सिर्फ HNO3 में, और इसके कितने एटम है 3 इंटू मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऑक्सीजन यहाँ पे भी, तो 1 इंटू मोल ऑफ NO प्लस 1 इंटू मोल ऑफ H2। ठीक है, तो इस तरीके से हम POAC लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा POAC किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, और POAC हमारा उस जगह यूज करते हैं जब हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते। ठीक है, तो सबको पता लग गया POAC कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थ्रू समझते हैं। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम समझें उसके बाद POAC लगाने की कोशिश करें। तो पहले एक बार क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पे 27.6 ग्राम K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट है, उसको हम सीरीज ऑफ रिएजेंट का मतलब बहुत सारे रिएजेंट एक के बाद हम कन्वर्ट मतलब डाले जा रहे हैं। तो जब हम सीरीज ऑफ रिएजेंट डाले तो ये कन्वर्ट मिला क्या, कन्वर्ट ऑल कार्बन किसमें, K2ZN3 FeCN6। ठीक है, अब देखो POAC जब भी हम बात करते हैं तो POAC हम किस एटम पे लगाएंगे, जब तक हमको क्या है कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया होगा कि जिसका कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है, जिस भी एटम का कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है, यानी जो एटम कंप्लीटली खत्म हो जा रहा है। ठीक है, POAC हम वहीं पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है किस पे POAC लगाएंगे, बोल रहा है कि ऑल इट्स कार्बन कन्वर्ट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी K2CO3 है उसके सारे कार्बन मेरे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यानी इसका मतलब हमको हिंट दे दिया है POAC किस पे लगाना है, कार्बन पे लगाना है। और मॉलिक्यूलर वेट हमारा दे रखा है K2CO3 का 138 और इसका दे रखा है हमको 698। तो अब हमको पूछ रहा है कि बताओ कि कितना वेट ऑफ हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी इसका वेट पूछ रहा है कितना बनेगा। तुम बैलेंस तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे करोगे भाई तुम बैलेंस, जब तुमको यही नहीं पता कितने स्टेप हैं, कौन कौन से रिएजेंट डाल रहे हैं, तो तुम तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बिना POAC के तो क्वेश्चन होने से रहा, और हमको क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि किस पे POAC लगाना है, कार्बन, यानी जो एटम हमारा 100% कंज्यूम होगा उसी पे POAC लगेगा। तो अब लगाते हैं, यहाँ पे देखो K2CO3 सेवरल स्टेप में हमारा क्या इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, K2ZN3 FeCN6। तो अब POAC यूज करें, किस पे लगाएंगे, कार्बन एटम कंजर्व है तो हम POAC कार्बन एटम पे लगाएंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन एटम पे लगाएं तो हम देखें कि मोल ऑफ कार्बन इन K2CO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन इन K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस का है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं कार्बन के, एक किसमें K2CO3 में, और यहाँ पे कितने हैं कार्बन के नंबर 12, क्योंकि ये 6 और फिर यहाँ पे 2 है तो 12 हो गया। तो 12 इंटू मोल ऑफ तुम्हारा जो ये कॉम्प्लेक्स दिया है। ठीक है, तो यानी हमारे पे क्या है, अब इनका हमें तो अब पता लग गया ना कि इसका मोल और इसका मोल, हमें एनालिसिस अब मोल हमारा पता लग गया आइडिया। अब हम इसका मोल तो निकाल सकते हैं K2CO3 का, क्योंकि इसका वेट हमको दिया हुआ है 26.6 तो 27.6। यहाँ पे वेट ऑफ K2CO3 हम यूज करेंगे 27.6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2CO3। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2CO3 दे ही रखा है 138। ठीक है, इज इक्वल टू 12 इंटू वेट ऑफ द प्रोडक्ट, और मॉलिक्यूलर वेट तो इसका दे ही रखा है 698। इसको सॉल्व करोगे, ये तो मोल है, ये एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11.6 ग्राम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे POAC हमने किससे लगाया, कार्बन पे, तो कार्बन का मोल जो होगा वो बराबर होगा तुम्हारे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे कार्बन का एटम नहीं दे रखा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे वेट इसका दिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे 12 इंटू वेट ऑफ इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट इसका पता है, इसका वेट भी पता है, सॉल्व करोगे तो आ गया 11.6। तो पता लग गया कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ POAC। ठीक है, गुड। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग पॉज करो वीडियो को, ठीक है, और ट्राई करो। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इजी है। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करो। ठीक है,
ओके गुड। तो आई होप सबने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कई कितने लोगों का आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, तो अपना आंसर देखो। तो देखो इसको पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ने ग्रेविमेट्री एनालिसिस, जो ग्रेविमेट्री डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस, यानी यहाँ पे हमको बोल ही दिया है, क्या बोल दिया है कि हमको कहाँ लगाना पीओएसी, पीओएसी हमको लगाना फॉस्फोरस पे। बोल रहा है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट यानी सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, उसको ट्रीट कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट होगा किसमें, इसमें हो रहा है। इसके बाद फिर फर्दर इस कॉम्प्लेक्स को हीट कर रहे हैं, इसको जो ये कंपाउंड बना है इसको हीट कर रहे हैं, तो ये किसमें जा रहा है Mg2P2O7। ठीक है, ओके। फिर बोल रहा है विच इज वे ए सॉल्यूशन ऑफ Na2PO4 इल्डेट, यानी हमको इसका वेट दे रखा है, यानी Mg2P2O7 एंड मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का हमको वेट दे रखा है 1.054 ग्राम। ठीक है, और बोल रहा है कि बताओ वेट ऑफ तुम्हारा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट क्या होगा, यानी Na2PO4 का वेट क्या होगा। ठीक है, जो ओरिजिनली तुमने लिया था, यानी जो पहले तुमने लिया था। तो तुम एक बात बताओ कि क्या इसको बिना पीओएसी को कर सकते हो? होगा तुम लोगों से? किसी से नहीं होगा। इवन मैं ही ट्राई करूं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हमको इक्वेशन ही नहीं पता है कि इसमें कितनी इक्वेशन हमको बनेगी। ठीक है, जब हमको पता ही नहीं, बस ये बोल रहा है कि अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन से हमने इसको प्रेसिपिटेट किया, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पीओएसी लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे पीओएसी? यहाँ पे देखो, हमें सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट दिया है, यहाँ पे मैग्नीशियम और अमोनियम आयन से ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। फिर इसको हीट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये जो रिएक्टेंट है इसका और इसमें हमको फॉस्फोरस पे पीओएसी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे दे ही रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस। याद रखना क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको दिया रहेगा कि किस पे हमको पीओएसी लगाना है। ठीक है, अब देखें तो एच फॉस्फोरस एटम आर कंजर अप्लाइंग पीओएसी ऑन फॉस्फोरस एटम। ठीक है, तो मोल ऑफ फॉस्फोरस जो है, ठीक है, इसमें होगा वो इक्वल टू मोल ऑफ फॉस्फोरस इन Mg2P2O7 है। ठीक है, होगा। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ फॉस्फोरस एक है, यहाँ पे कितने हैं, दो है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी एटम दिए हों और मल्टीप्लाई बाय द मोल ऑफ दैट कंपाउंड, जो भी एटम दिए हों उस कंपाउंड में मल्टीप्लाई बाय द मोल ऑफ दैट एटम, ऐसे पीओएसी लगता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ Na2PO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ Mg2P2O7। ठीक है, तो जब मोल हमारा पता लग गया है, हमको तो इसका हमको क्या चाहिए, इसका मोल चाहिए। तो मोल आ गया तो वेट निकाल ही सकते हैं। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, इसका वेट दिया है 1.054, यानी वेट ऑफ तुम्हारा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट अपॉन में वेट ऑफ द मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का वेट है 120, इसका वेट भी हमको दे ही रखा है। ठीक है, तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का नहीं दिया है, ये तुम्हारा Na2PO4 का मॉलिक्यूलर वेट डेटा 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.054 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो वेट है वो तुम्हारा निकल जाएगा 1.14 ग्राम। ठीक है, ओके, तो जब तुम सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करो, तुम्हारा वेट आ जाएगा 1.14 ग्राम। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, लेक्चर हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट कैसे काम करेगा, ऐसे हम यील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो 2 इंटू 2.0454 दे रखा है ये गलत दे रखा है। ठीक है, ये 1.05 होगा, ये चेंज कर लेना, ये 1.054 होगा। ठीक है, ये दो गलती से छप गया है। ठीक है, ये 1.05 होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट से कैसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हमारा यील्ड क्या होता है, यील्ड ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि हम लोग का अगर क्या कहते हैं कि अगर हमको प्योर ना दिया हो कोई भी कंपाउंड तो हम कैसे बताएंगे।
ठीक है, कि कितना परसेंटेज उसका रिएक्ट किया। ठीक है, तो आगे की क्लास और भी इम्पोर्टेंट है, जो कि मेन के क्वेश्चन में आता है और एडवांस में भी आता है। इवन 2016 नहीं, 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहाँ पे परसेंटेज यील्ड पे 18 पे भी आया था, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक किया था। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जिनको नहीं आया एक बार और वीडियो को रिपीट करके ये देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चलो ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन जो है इसको रोक रोक के जरूर करना, तो मैं डीपीपी दूंगा, उसको भी तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। बाय।